नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक भाषा के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मैंने वर्ण विचार और शब्द विचार पर पहले ही वीडियो बनाकर चर्चा की है। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं और विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है वाक्य विचार। अब वाक्य है क्या, पहले इसे समझेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो पूर्ण विचार प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। यहाँ 2-3 बातें मोटे तौर पे कही गई हैं। क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह। शब्द तो हैं लेकिन उनका सार्थक समूह होना चाहिए, अर्थ के साथ। व्यवस्थित भी। व्यवस्थित किस अर्थ पर? व्याकरण की दृष्टि से, जो पूर्ण विचार प्रकट करता है, साथ ही साथ एक संपूर्ण अर्थ प्रस्तुत करे, वही वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। यहां देखिए, शब्द तो हैं लेकिन शब्दों का सार्थक अर्थ भी है और उनका यहाँ व्यवस्थित पद क्रम भी है। पद क्रम अर्थात शब्दों का क्रम व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित है और ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, वह पत्र लिखेगा। यह यहाँ पर इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि पूर्ण अर्थ प्रस्तुत हो रहा है, तो ये वाक्य के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्य की क्या परिभाषा है, ये भी देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है? एक विचार। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यह मत किसका है? कामता प्रसाद गुरु का। अब वाक्य से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां सम्मिलित किया है। आइए इसे देखिए। वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? वाक्य व्याकरण तथा संरचना की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध होता है। कहने का भाव क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, जब वो अपनी बात कह रहा है, तो वो वक्ता है। श्रोता कौन होगा? जो उस व्यक्ति की बात को सुन रहा है। तो वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो वक्ता के भाव को, विचार को श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता उसे समझता है। अगर वाक्य त्रुटिपूर्ण हो या सही ढंग से नहीं बन पाया है, व्याकरण की दृष्टि से सही ना हो, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो वाक्य ही संवाद का माध्यम है। वाक्य अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है चूंकि शब्दों का समूह है और व्यवस्थित है, साथ ही साथ वो स्वतंत्र होता है। वाक्य की रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है। शब्द कहें या पद कहें, शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने पद पर चर्चा बहुत बार की है और पद क्रम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको अवश्य समझाऊंगी। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये पूरी कक्षा व्याकरण की मुफ्त है, फ्री है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप हमसे अवश्य जुड़े। वाक्य की रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है।
आगे बढ़ते हैं। वाक्य में शब्द या पद एक निश्चित क्रम में प्रयुक्त होते हैं, मैंने बताया ही है, और इस पर चर्चा हम आगे करेंगे जब वाक्य के अंग के विषय में बताएंगे, फिर वाक्य के जब हम भेद पर चर्चा करेंगे। मैं बिंदुवार रूप में पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरे विषय को सहजता के साथ समझा दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में क्या होता है, शब्द या पद का एक निश्चित क्रम होता है, वो निश्चित क्रम में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, अनुवंती, पदक्रम इत्यादि तत्वों का होना आवश्यक है। तो वाक्य में क्या होता है, वाक्य में शब्द या पद का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम में ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और वाक्य में योग्यता होती है, आकांक्षा होती है, सन्निधि होती है, अनुवंती होती है, पदक्रम इत्यादि ये तत्व हैं वाक्यों के, और ये सारे तत्व होना आवश्यक है। अब ये तत्व हैं क्या, इन्हें आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको वाक्य को समझने में भी आसानी हो। पहला जो तत्व है क्या है, योग्यता। योग्यता वाक्य का ऐसा गुण है, हाँ योग्यता क्या है इसे देखिए। योग्यता शब्द का पहले अर्थ समझ ले, तर्क सम्मत संबंध, मतलब विवेक के अर्थ पे, बोध के आधार पे जो संबंध होना चाहिए वाक्य में शब्दों के मध्य, पदों के समूहों के मध्य, उसी संबंध की यहाँ बात की गई है। तो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि स्कूटर पढ़ता है, या पेड़ को आग से सींचा जाता है, एक अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, पेड़ को आग से सींचा जाता है या स्कूटर पढ़ता है। तो ये सारे जो उदाहरण है क्या तर्क सम्मत हैं, क्या स्कूटर, तो योग्यता क्या है, यह गुण है, ठीक है। गुण है किस आधार पे, तर्क सम्मत संबंध का, किसके मत, वाक्य में आए शब्दों के मध्य। स्कूटर पढ़ता है, कहीं से भी ये बात दूसरे व्यक्ति को या श्रोता को समझ में नहीं आएगी, और ये तर्क सम्मत भी नहीं है। तो योग्यता यह वह गुण है, योग्यता जिसके कारण वाक्य का अन्वय करने पर, मतलब वाक्य को व्याकरण के आधार पर जब हम क्रमबद्ध करते हैं तो अर्थ बोध कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो विद्यार्थी पढ़ता है या छात्र पढ़ता है, बात समझ में आती है। स्कूटर पढ़ता है, क्या कहीं से भी अर्थ की दृष्टि से बोधगम्य है, तो नहीं है। तो योग्यता वह गुण है जो वाक्य में अर्थ बोध करने में किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न नहीं होने देता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला जो तत्व है वाक्य का क्या है, आकांक्षा। ये भी गुण है वाक्य का, क्या है, इसका अर्थ क्या है, साधारण या सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है कि भाव विचारों को जानने की स्वाभाविक इच्छा। जैसे कि एक वाक्य हम लेते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, या कहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब हम एक शब्द और उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे पद कहते हैं। तो शब्द कहें या पद, दोनों का अर्थ एक ही होगा, ठीक है। तो जब हम पहला ही शब्द पढ़ते हैं वाक्य में आया हुआ, जब उसको पढ़ते ही उस वाक्य से संबंधित जो अर्थ है उसको जानने की जो स्वाभाविक इच्छा है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। तो एक पद को सुनने के बाद अन्य पद को सुनने की स्वाभाविक इच्छा जिस गुण की वजह से उत्पन्न होती है वाक्य में, उसे ही आकांक्षा कहते हैं। तो वाक्य में गुण होना चाहिए, कौन कौन सा गुण, योग्यता होना चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सन्निधि को देखते हैं, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, अव्यवधान, मतलब कोई भी बाधा ना हो, कब ना हो, जब वाक्य का उच्चारण किया जाए, ठीक है।
अव्यवधान मतलब कोई विघ्न ना पड़े, बाधा ना आए। कैसे? बोलते या लिखते समय वाक्य के विभिन्न पदों को बिना किसी बाधा के उच्चारण किया जाना, ये भी एक गुण है। ठीक है। माफ कीजिएगा। सूरज पूरब से निकलता है। अब आप मान ले, एक उदाहरण के तौर पर, सूरज तो सुबह निकला, ठीक है। मैं अगर सुबह 7 बजे कहूं सूरज, दोपहर में कहूं पूरब, और शाम को कहूं से निकलता है, इतना अंतर रखूं, तो क्या ये वाक्य मायने रखेगा? क्या अपना अर्थ ये रखेगा? क्योंकि बोलने के क्रम में जब समीपता नहीं होगी, सन्निधि का शाब्दिक अर्थ है समीपता, तुरंत बोल देना। सूरज पूरब से निकलता है, वाक्य का अर्थ आपको सीधे उसी वक्त तुरंत मिल गया। अगर मैं सुबह, दोपहर और शाम को इसी वाक्य को कहूं तो क्या ये अर्थ रखेगा अपना? क्योंकि हमने कब इस वाक्य को कहा है? वक्त बीत जाने के बाद कहा है। इकट्ठे एक साथ बिना विघ्न बाधा के इसका उच्चारण नहीं किया, तो यह वाक्य अपनी पूर्णता खो बैठेगा। तो सन्निधि भी वाक्य का गुण है कि बिना किसी विघ्न बाधा के पदों का उच्चारण एक साथ किया जाए, ताकि श्रोता को तुरंत उस वाक्य का अर्थ मिल ले, अर्थ वो समझ पाए। और अगला क्या है? पदक्रम। पदक्रम भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, सुंदर लगता है चांद। क्या यह वाक्य है? सुंदर लगता है चांद, अर्थ आपके पास आ रहा है कि सुंदर लगता है चांद, लेकिन क्या यह वाक्य की दृष्टि से, व्याकरण सम्मत दृष्टि से यह वाक्य शुद्ध है? या इसी का एक और उदाहरण देखिए, चांद सुंदर लगता है, तो इन दोनों में शुद्ध रूप होगा चांद सुंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पदों का व्याकरण की दृष्टि से क्रम लगा हुआ है। चांद सुंदर लगता है। तो कर्ता कहाँ है? पहले आरंभ में कर्ता है। सुंदर लगता है, सुंदर क्या है? विशेषण, विशेषता बतला रहा है यहाँ चांद की। लगता है क्रिया, क्रिया अंत में गई, तो कर्ता और उसके साथ विशेषण है तो वो, और उसके बाद क्या है? क्रिया का प्रयोग है। तो ये पद क्रम है। तो पदों का एक निश्चित क्रम होता है। तो हमने वाक्य के तत्वों और उसके गुणों की चर्चा की, और इन गुणों का वाक्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और वाक्य के अंग या अव्यय पर चर्चा करते हैं। क्या है? रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रमुखतः 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है, एक वाक्य है, ठीक है, और जिस वाक्य में वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है, जिस वस्तु के विषय में, तो वह उद्देश्य है। उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ये वाक्य है। राम ने रावण को मारा, ये भी एक वाक्य है। अब इसमें घोड़ा और राम, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों उद्देश्य होंगे, क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है। अब किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, उसे हम आगे समझेंगे।
विशेषता वाक्य में जो कर्ता होता है या कर्ता को विस्तार देने वाले जो शब्द होते हैं वो उद्देश्य में आते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः कर्ता उद्देश्य है और साथ ही साथ उससे संबंधी जो शब्द होंगे उसको जो विस्तार प्रदान करेंगे तो वो हो गया क्या, उद्देश्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, अगला जो हमारा विषय है क्या है, इसे देखिए, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अब जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो तो उद्देश्य है, लेकिन जो कुछ कहा गया, ठीक है, जो कुछ कहा गया या विधान किया गया उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है या राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में जो दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, तो ये क्या है, विधेय है। विशेषता इसमें विधेय के अंतर्गत कौन आता है, क्रिया आती है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और क्रिया को विस्तार देने वाले शब्द विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, फिर भी आज की चर्चा परीक्षा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ मैं विराम लेती हूँ और अगले वीडियो में हम वाक्य के भेद पर चर्चा करेंगे। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाक्य से संबंधित कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।